इस पूरे सेक्शन में हम टर्मिनल के बारे में देखेंगे, हम टर्मिनल के बेसिक्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टर्मिनल को मास्टर करेंगे। एज अ बैकएंड डेवलपर हमें टर्मिनल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी होता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर होस्ट करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें टर्मिनल का ही एक्सेस मिलता है। कोई भी जब रिमोट सर्वर पर हम डिप्लॉय करते हैं ना, तो हमें एक टर्मिनल के थ्रू ही उसका एक्सेस मिलता है। हमें उस टर्मिनल के थ्रू ही उसको बिल्ड करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, चेंजेस करने होते हैं। इसीलिए एज ए बैकएंड डेवलपर हमें टर्मिनल समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल आखिर होता क्या है। तो आपको विंडोज की दबानी है, या फिर आप अगर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो अपना जो भी ऐप सर्च करने वाला होता है वो ओपन करिए और यहाँ पे सर्च करिए टर्मिनल। तो ये टर्मिनल ऐप आपका मिल जाएगा यहाँ पे। तो टर्मिनल एक तरह से ऐप है, जैसे ब्राउजर एक ऐप होता है। और ये केवल एक ऐप नहीं है, जैसे अलग अलग तरह के ब्राउजर्स हो सकते हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, एज, सफारी, जैसे अलग अलग तरह के ब्राउजर्स हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरह की टर्मिनल ऐप्स भी हो सकती हैं। अब वेबसाइट, जैसे हम ब्राउजर के अंदर अलग अलग तरह की वेबसाइट्स खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, हमारा क्रोम ब्राउजर। तो यहाँ पर जैसे मैंने procoder.com खोला एक टैब में, एक टैब में मैं youtube.com खोल सकता हूँ, या कोई और चीज मैं खोल सकता हूँ, google.com। तो यहाँ पर मैंने एक टैब में google.com खोल लिया। तो ऐसे ही टर्मिनल ऐप के अंदर हम अलग अलग शेल्स ओपन कर सकते हैं। जैसे एक हमारा ये पावर शेल ओपन है, दूसरा शेल हम ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ये भी एक तरह का सेल है। तो अभी हमारे इसमें मेनली दो तरह के सेल हैं। यहाँ पे एक एज्योर का भी सेल है, लेकिन ये क्लाउड के लिए है, इसको मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया, एज्योर को भी नहीं यूज किया, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अभी हमारे इस सिस्टम में मेनली दो शेल्स हैं। अगर आप लिनक्स का टर्मिनल ओपन करेंगे तो वहां पर ना तो विंडोज पावर शेल मिलेगा, ना तो कमांड प्रॉम्प्ट शेल मिलेगा, वहां पर अलग तरह का ही शेल है। वहां पर जो शेल है उसका नाम है बैश शेल, और वही शेल एज ए डेवलपर हमें यूज करना है। तो हमें लिनक्स वाला शेल यहाँ पे यूज करना है। अगर आप मैक ओएस में हैं तो मैक ओएस के अंदर बाय डिफॉल्ट ZSH करके एक शेल होता है, वो ओपन होता है, लेकिन वहां पे बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल्ड भी होता है। जो बैश शेल होता है लिनक्स वाला, वो उसमें इंस्टॉल होता है, हम उसमें स्विच कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्विच कर लिया ना दो सेल्स के बीच में, ऐसे ही मैक के अंदर ZSH और बैश के बीच में स्विच कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट मैक के अंदर ZSH सेल होता है, लेकिन हम सेट कर सकते हैं बैश सेल को। अब बैश सेल जो है वो हमारे इसमें तो है नहीं, और ये जो पावर शेल है या कमांड प्रॉम्प्ट है ये उतना सही नहीं है। जब भी हम जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं ना, वो लिनक्स के ही सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, और वहां पर हमें बैश सेल ही मिलता है, और उसी के साथ हमें काम करना होता है। तो इसीलिए हमें अपने सिस्टम में, अपने इस विंडोज वाले लैपटॉप के अंदर बैश सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं? इंस्टॉल करने से पहले अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर VS कोड के अंदर मैंने एक फाइल ओपन कर ली है, एक फोल्डर ओपन कर लिया, इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल, और ये मैंने क्रिएट कर लिया है। आप भी सेक्शन 2 के लिए एक पूरा फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, जिसे सेक्शन 1 के लिए क्रिएट किया था हमने। जो भी हमने कोड लिखा सब इसी सेक्शन 1 के अंदर है। ऐसे ही आप सेक्शन 2 का एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, वहां पे इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल करके, और फिर उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लीजिए। ये मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे अगर हम टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। या फिर कंट्रोल J दबा के ओपन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल टिल्डा या कंट्रोल टिल्डे ये वाली बटन दबा के हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। और हमारे इस सिस्टम में, इस लैपटॉप के अंदर अभी केवल पावर शेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, और जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये एट द एंड पावर शेल ही है हमारा। जैसे ये पावर शेल था ना, ये एग्जैक्ट सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम हवर करते हैं जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल के ऊपर, तो भी यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ देखना, इधर पावर शेल यहाँ पे अभी लिख के आएगा इस जगह पे, तो ये पावर शेल ही खुल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग सा नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमारे सिस्टम में यहाँ पर भी केवल 2 ही टर्मिनल दिखा रहे हैं। अब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं बैश टर्मिनल। बैश कैसे इंस्टॉल करेंगे? उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। हमें करना है गिट डाउनलोड। गिट के साथ ऑटोमेटिकली हमें बैश का टर्मिनल भी मिलता है, गिट तो मिलता ही है। तो इसको हमें डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ये 64 बिट का है मेरा जो लैपटॉप है, आप अपना देख लेना कि कितने बिट का है, 32 या 64, ज्यादातर 64 ही बिट का होगा। आज के टाइम पे 32 बिट आता नहीं है। ये मेरा गिट डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा,
10-15 सेकेंड, 30 सेकेंड लगेगा। ये डाउनलोड हो गया है। अब इस पर हमें डबल क्लिक करना है। ये अभी इंस्टॉल करने के लिए पूरा पॉपअप आएगा, यहाँ पे यस क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट, बस हमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। ये बोल रहा है कि इस नाम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्योंकि मेरे सिस्टम में गिट ऑलरेडी इंस्टॉल था, आपको दिखाने के लिए मैंने उसको अनइंस्टॉल किया था, इसीलिए बोल रहा है। अगर आप में ऑलरेडी इंस्टॉल है तब तो इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं इंस्टॉल है तो ऐसे ही इंस्टॉल करना है, आपको ये नहीं पूछेगा। बस आपको यस यस करते जाना है, यस यस नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ही करते जाना है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिफॉल्ट एडिटर क्या होना चाहिए VS को, इसके लिए गिट के लिए डिफॉल्ट एडिटर क्या होना चाहिए। तो यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड एज ए डिफॉल्ट एडिटर सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं सेट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट विम एडिटर सेट करके रखता है। ये बाय डिफॉल्ट इसका जो एडिटर होता है वो विम होता है। हमें इसका डिफॉल्ट एडिटर VS कोड कर देना है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट बस करते रहना है, कोई भी चीज हमें चेंज नहीं करनी है, बस वहां पे केवल डिफॉल्ट वाला जो था ना, जो डिफॉल्ट एडिटर था उसको चेंज करना था। बस अभी ये इंस्टॉल कर देगा। तो ये गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं गिट। तो गिट अगर टाइप करेंगे आप तो अभी ये कुछ नहीं दिखाएगा, अभी एरर दे रहा है। हमें इसको या तो मुझे लग रहा है पूरा VS कोड ही ओपन करना, क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, या तो एक बार इसको भी बंद करके ओपन कर लेते हैं। तो ये ऐसा काम नहीं किया, हमें पूरा VS कोड ही बंद करके दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, तब ये हमारी गिट वाली कमांड काम करेगी। यहाँ पे लिखते हैं गिट, तो ये देखो इस बार एरर नहीं आई, इस बार कुछ चीज दिखा रहा है हमें। हम अगर git -v करें तो यहाँ पे गिट का वर्जन दिखा रहा है, और यही चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गिट लिखें तो ये अभी एरर दे रहा है। न्यू टैब में ओपन करते हैं, देखते हैं गिट, तो ये देखो एरर नहीं दे रहा है। तो ये हमारे इस सिस्टम में गिट इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन हमें गिट नहीं यूज करना है, हमें गिट बैश यूज करना है। अब गिट बैश कहाँ मिलेगा, यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं गिट, तो यहाँ पे गिट बैश एक लिख के आता है। इसको अगर ओपन करेंगे ना तो एक टर्मिनल जैसा एप्लीकेशन खुल जाएगा। यही है गिट बैश, यही है गिट बैश का टर्मिनल। और इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो क्या हमें बार बार यही गिट बैश ओपन करना पड़ेगा? हमें गिट बैश नहीं ओपन करना पड़ेगा। हमारा जो ये VS कोड का टर्मिनल है, यहीं पर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमें गिट बैश का ऑप्शन दिखेगा, और इस गिट बैश को हमें डिफॉल्ट सेट कर देना है। मैंने बोला था मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, तो मैंने इसको ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट किया था। अगर आपके सिस्टम में ये डिफॉल्ट नहीं सेट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट टर्मिनल, ये नहीं कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग्स नहीं, ये सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको गिट बैश सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट आपके इसमें पावरशेल सेलेक्टेड होगा, तो जब नया टर्मिनल आप क्रिएट करेंगे तो पावरशेल क्रिएट हो जाएगा, पावरशेल का टर्मिनल एक क्रिएट होगा। तो हमें सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल करना है और यहाँ पे हमें कमांड प्रॉम्प्ट नहीं गिट बैश, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जब हम नया टर्मिनल क्रिएट करेंगे या ओपन करेंगे टर्मिनल, तो बाय डिफॉल्ट ये बैश ओपन होगा। अब आपके सिस्टम में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आपका नाम दिखेगा, फिर आपके लैपटॉप का नाम दिखेगा। लैपटॉप का भी एक नाम होता है। अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर इसका नाम होता है। ये जो हमारा प्रोकोडर नेम है, ये हमारे पीसी का नेम है। अगर हम रीनेम पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिखा रहा है करंट पीसी नेम प्रोकोडर, तो वही नेम यहाँ से उठा के हमें ये प्रोकोडर दिखा रहा है। और फिर यूजर का नेम, करंट यूजर क्या है उसका नाम दिखा रहा है। करंट यूजर क्या होता है? करंट यूजर ये होता है, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखो यहाँ पर अगर हम जाते हैं ये सी ड्राइव में, और यहाँ पे सी के अंदर ये हमें पूरा ड्राइव ओपन कर लेना है। यहाँ पे यूजर्स हैं अलग अलग, तो ये अनुराग वाला यूजर जो है, ये अनुराग बस लिखा है जी, यहाँ पे लिखा ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये कुछ ही कैरेक्टर्स लेता है, फुल नाम नहीं लेता है। तो ये वाला यूजर है। तो ये वाला यूजर अभी जब मैं करंट लॉग्ड इन हूं तो ये अनुराग वाला यूजर है, इसीलिए यहाँ से ये नेम लेके दिखा रहा है। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कई सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन होता है, यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन होता है, और फिर यहाँ पर ये देखो फैमिली अदर यूजर्स, ये है ऐड अकाउंट।
यहाँ पे हम अलग अलग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन जब भी अलग यूजर्स हम क्रिएट करेंगे ना, तो वहां जहां मैंने अनुराग दिखाया था, अनुराग नाम का फोल्डर, वहां पर और भी फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो एकदम से नया डेस्कटॉप रहेगा। वहां पे ज्यादा एप्स इंस्टॉल नहीं रहेंगी, ज्यादा फाइल्स नहीं रहेंगी कोई भी इस यूजर की, जैसे हमें हमारे यहाँ पे डाउनलोड्स की फाइल्स हैं, तो वो सारी फाइल्स नहीं रहेंगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। अब वो क्या होता है अलग अलग यूजर्स, ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में देखेंगे कि अलग अलग यूजर्स क्या होते हैं, यूजर की परमिशंस क्या होती हैं। अभी हमारा बस काम है कि बेसिक कमांड सीखना। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, जो टर्मिनल है हमने देख लिया टर्मिनल क्या होता है। ये जो हमारा नीचे खुल रहा है ये टर्मिनल है, और इस टर्मिनल के अंदर अलग अलग शेल्स हैं। बैश वाली शेल है, ये कमांड प्रॉम्प्ट वाली शेल है, और ये पावर शेल है। तो ये 3 तरह के शेल्स हैं। ये जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल, ये भी वही सेम चीज है, पावर शेल जैसा ही, पावर शेल जैसा ही क्या वही है। तो ये 3 अलग अलग तरह की शेल्स हैं हमारे टर्मिनल के अंदर, और हम कौन सी शेल यूज कर रहे हैं, बैश शेल। तो शेल्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक वेबसाइट हो, और टर्मिनल को जैसे एक ब्राउजर हो। तो जैसे ये हमारा एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल है। ये जो हमारा था, हमने टर्मिनल ओपन किया था, ये एक डेडिकेटेड टर्मिनल है। ये जैसे आप सोच लीजिए कि किसी ऐप के अंदर सीधा ब्राउजर हो। हमने देखा है कि किसी ऐप के अंदर ही सीधा ब्राउजर ओपन हो जाता है, तो ये एक तरह से इंटीग्रेटेड ब्राउजर हम बोल सकते हैं, या इंटीग्रेटेड टर्मिनल। और ये स्टैंड अलोन टर्मिनल है, इसके अंदर हम अलग अलग सेल्स ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे बैश सेल ओपन करने का ऑप्शन नहीं आता है, शायद सेटिंग्स में कुछ ऑप्शन हो। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद हमारे यहाँ पे VS कोड के अंदर तो आ जाता है बैश शेल को ओपन करने का, लेकिन यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर यही दोनों शेल्स रहती हैं। जैसे ये एक टर्मिनल ऐप है, ऐसे ही थर्ड पार्टी एप्स भी होती हैं। जैसे हमारे सिस्टम में एज ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है, लेकिन हम क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करके उसको यूज करते हैं। ऐसे ही ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है, लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे। हम यूज करेंगे अपना ये वाला टर्मिनल, हम VS कोड वाला टर्मिनल यूज करेंगे। तो ऐसे ही और भी थर्ड पार्टी केवल टर्मिनल वाले ऐप्स आते हैं, आपको वो भी सर्च करके यूज कर सकते हैं। हमें मतलब है केवल बैश सेल से, हम अपने टर्मिनल के अंदर बैश सेल यूज करेंगे, नो मैटर कि आप कौन सा टर्मिनल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ टर्मिनल। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टर्मिनल के कुछ कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ शेल कमांड्स होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि echo, pwd और who am I, ये तीनों कमांड्स क्या होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं echo कमांड। इस कमांड का क्या काम होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे console log होता है ना, वैसे ही echo कमांड होती है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पर मैं कोई नया फोल्डर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल वाले फोल्डर में ही सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कोड लिखने को है नहीं, सब कुछ हमें टर्मिनल के अंदर ही करना है। तो इसीलिए मैं कोई नया टर्मिनल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैंने फुल स्क्रीन कर लिया, यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके ये फुल स्क्रीन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लिखें echo, बस echo लिख के एंटर कर दें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ ज्यादा यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम echo लिखें और यहाँ पे लिख दें अनुराग सिंह, तो ये देखो अनुराग सिंह प्रिंट होके आ गया ये। तो echo कमांड console log जैसे ही, जो भी उसके अंदर हम डालते हैं वो प्रिंट होके आ जाता है। तो बस echo कमांड इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है। हाँ बस इतना ही होता है। लेकिन जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर console log के अंदर हम वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब वेरिएबल्स प्रिंट करवाने के लिए पहले वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ना, अब यहाँ पर हम लेट, वार या कॉन्स्ट का यूज करके वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम सीधा वेरिएबल का नाम देते हैं और इक्वल टू का साइन लगा के सीधा असाइन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो नम इक्वल टू 5 ये लिख के अगर मैं एंटर कर दूं तो नम नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब मैं अगर करता हूं echo और फिर $num, यहाँ पे हमें डॉलर साइन लगाना है, तो देखो 5 प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही हम कोई भी वेरिएबल प्रिंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको डॉलर का यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करें, जैसे कि num2 इक्वल टू 2 या 4 कर देते हैं, ये हमारा num2 नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब अगर हमें echo करवाना है, अगर हमें इन दोनों का सम echo करवाना है, तो हमें डॉलर लगाना है और यहाँ पे 2 बार ये ब्रैकेट्स लगाने हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे num प्लस
num2 ये कर देंगे तो 5 और 4 9, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 9। ये देखो 9 लिख के आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा है कुछ, हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम एडिशन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हाँ, ये जो बैश है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर भी एक व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, इसके अंदर भी लूप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स तो ऑलरेडी हमने देख लिया, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के। तो जैसे हम अपने टर्मिनल के अंदर एक एक लाइन का कोड रन करते हैं, ऐसे ही अगर हमें कई लाइंस का कोड रन करना, जैसे अभी हमने वेरिएबल्स कई लाइन में हमने क्रिएट किया, एक बार num1 वेरिएबल क्रिएट किया, फिर num2 वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन अगर हमें एक ही बार में अगर हमें सारी चीजें करवानी है और लास्ट में हमें उसका सम प्रिंट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक मान लो test.sh फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये sh फाइल क्या है, ये एक बैश आरसी फाइल है, मतलब आरसी नहीं, ये एक बैश फाइल है। इसके अंदर हम अपना कोड रन कर सकते हैं, रन नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे कि num इक्वल टू या num1 इक्वल टू 5 लिखा था हमने, num2 इक्वल टू हमने क्या लिखा था 4, और फिर हमने एको करवाया था एको, फिर यहां पे हमें लिखना है डॉलर ब्रैकेट num1 प्लस num2, ये कर दिया। अब हम इस फाइल को रन कर सकते हैं, हम सीधा यहाँ पे इस फाइल का नाम देंगे और ये फाइल रन हो जाएगी और इसका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आ जाएगा। हम यहाँ पे एको कर देते हैं, यहाँ पे एंड एको कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे रन करेंगे। जैसे Node.js की फाइल हम कैसे रन करते हैं, नोड फिर उस फाइल का नाम देते हैं, है ना, जैसे नोड और फिर script.js, ये हमारी फाइल रन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, वो प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही हमें अगर बैश फाइल रन करनी है तो हमें बस केवल फाइल का नाम ही देने हैं, हमें उसके आगे नोड या बैश ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है, हमें बस लिखना है test.sh, ये हम लिखेंगे। तो ये तो चला ही नहीं, ये बोल रहा है test.sh कमांड नॉट फाउंड, तो ये इसीलिए नहीं चला है क्योंकि हमने इसका पाथ करेक्टली नहीं दिया है। हमें इसका पाथ ऐसे देना होगा ./test और फिर .sh। ये अगर हम क्लिक करके मतलब टाइप करके अगर प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखो रन हो गया। ये हमारी जो .sh फाइल है, इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और उनका सम प्रिंट करवाया है और फिर एंड में एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया है। और यहाँ पर स्ट्रिंग को हमें इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं होती है, कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ये देखो स्ट्रिंग ऐसे भी प्रिंट हो जाती है। तो यही नहीं, यहाँ पे हम लूप्स क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी पावरफुल चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लैंग्वेज के डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये कैसे काम करती है, हमें बेसिक कमांड समझनी है। हमने ये एको कमांड समझ ली कि एको कमांड का क्या काम होता है, और एको कमांड ही नहीं समझी हमने, उसके साथ साथ हमने जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसका भी एक हमने झलक देख लिया कि ये कैसे काम करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करते हैं इसका यूज करके, हम ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं। अब लूप लगा सकते हैं तो हम बहुत ज्यादा काम करवा सकते हैं इससे। अब इसका यूज करके हम बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग काम करवा सकते हैं। जो हमारी जो ये test.sh फाइल है या कोई भी .sh फाइल है, उसको हम अपने टर्मिनल में सीधा रन करवा के बहुत ही पावरफुल चीज करवा सकते हैं। हम आगे देखेंगे, जब हम फाइल्स क्रिएट करना देखेंगे ना, कि कैसे हम कमांड का यूज करके फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में हम एक कंसोल लॉग करवा सकते हैं, तो हम 1000 कंसोल लॉग भी करवा सकते हैं लूप का यूज करके। तो ऐसे ही अगर हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं तो हम 1000 फाइल्स भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो जब हम फाइल क्रिएट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में, तब हम कई सारे फाइल्स 1-2 फाइल्स क्रिएट करेंगे हम सीधा इसी का यूज करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पावरफुल है। अभी हम कई सारी फाइल्स नहीं क्रिएट करेंगे, अभी हम अपनी नेक्स्ट कमांड देखेंगे जो कि है pwd यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं pwd, तो ये करंट डायरेक्टरी जो हमारी होती है, डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी फोल्डर को बोलते हैं। हमारा जो करंट फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हम हैं, वो यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है। तो हमारा करंट फोल्डर क्या है, हमारा करंट फोल्डर ये है, सी से लेके सी, यूजर्स, अनुराग, वन ड्राइव, फिर ऐसे डेस्कटॉप, आप जिस भी फोल्डर के अंदर होंगे आपको वो फोल्डर यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो ये होता है pwd, बस इसका यही काम होता है कि हमारी करंट डायरेक्टरी प्रिंट करके दे देता है। तो
यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल तक है। अगर हम किसी और डायरेक्टरी में होते तो हमारी वो डायरेक्टरी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाती। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि हु एम आई, ये कमांड क्या है। ये कमांड है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं हु एम आई, मैं कौन हूं, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी की। आप कौन हैं? आपका नाम आप नहीं है, आप कुछ और है। ये स्पिरिचुअलिटी वाला क्वेश्चन हो गया। हु एम आई, यहाँ पे देखते हैं हम कौन है। अनुराग हैं हम, अनुराग नहीं है, हम अनुराग हैं। ये हमारा यही बोल रहा है, ये लो। ठीक है, आप बताना कि आप क्या हैं। मैं तो अनुराग हूं। तो ये अनुराग बोलता है जो करंट यूजर है उसका नाम, जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, वो करंट यूजर का नाम दिखाता है यहाँ पे। तो बस ये हो गई हमारी सारी बेसिक कमांड्स जो कि हमें इस वीडियो में पढ़नी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि cd कमांड क्या होती है और इसका यूज करके हम फाइल्स मतलब अपना जो डायरेक्टरी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसको हम चेंज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपको ये सारी कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद नहीं होगी, आप भूल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, कल आप भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस सुन लेना, समझ लेना, ट्राई कर लेना है, टाइप कर लेना है। और जब भी आपको जरूरत पड़े आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि करंट यूजर देखने के लिए कमांड क्या होती है। आप हु एम आई भूल जाएंगे तो आप सर्च कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए करंट डायरेक्टरी के लिए क्या होती है, तो pw कमांड आ जाएगा, pwd। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप नोट्स ले सकते हैं इसका, आप नोट्स लेके रख लीजिए। या फिर उससे भी इजी चीज, ये वाला नोट.जेएस वाले इस वेबसाइट पे चले जाइए, आपको यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर मिल जाएगा ये कमांड का नाम। और या फिर आप ये वीडियो आके देख सकते हैं। तो याद करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अभी समझ लेना है। अभी अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बस उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो लोड नहीं लेना है। मैंने भी 10 बार समझा है, 10 बार भूला हूं मैं। और अभी जब मुझे पढ़ाना था तो मुझे फिर से ये सारी कमांड्स देखनी पड़ी। हालांकि याद हो गई यूज करते करते कई सारी कमांड्स, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जब आप कंटिन्यूअसली किसी रिमोट सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, वहां पे कुछ काम करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तब उस केस में धीरे धीरे आपको ये कमांड्स याद हो जाएंगी। और कोई बात नहीं अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए आपको ये बस सुन लेना है, समझ लेना है और नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर जाना है, जो कि हमारा नेविगेटिंग फाइल सिस्टम। हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, जो कि है cd कमांड। cd कमांड का क्या काम होता है? इसका काम होता है चेंज डायरेक्टरी करना, मतलब डायरेक्टरी को ये चेंज करता है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इस डायरेक्टरी में हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं // ये करके अगर मैं टाइप कर देता हूं तो ये देखो ये एक लेवल ऊपर चला गया। तो एक लेवल ऊपर जो भी हमारी करंट डायरेक्टरी होती है उससे एक लेवल ऊपर हम चले जाते हैं। ये कुछ इस तरह से है, जैसे अभी हम इस फोल्डर के अंदर हैं, अगर एक लेवल ऊपर यानी कि इसके पेरेंट फोल्डर में जाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो // करना कुछ इसी तरह से होता है। अगर हम एक बार फिर से // कर देंगे तो इसके पेरेंट में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिख रही है। ये एक एक लेवल ऊपर जाता जा रहा है। पहले यहाँ पे था इंट्रोडक्शन टू, मतलब सेक्शन 2 के अंदर जो भी इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल था वहां पे था। फिर एक लेवल हम ऊपर गए तो यहाँ सेक्शन 2 पे आ गया। उससे ऊपर गए तो हमारा क्या बोलते हैं नोट.जेएस कोर्स के अंदर सीधे चला गया। उससे भी ऊपर जाएंगे तो और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर करते कहाँ तक जाएगा। लेकिन ऊपर जाने से पहले हम नीचे भी जाना सीख लेते हैं कि मान लो अभी हम इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हैं, यहाँ पे जैसे नोट.जेएस कोर्स वाली डायरेक्टरी में है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डायरेक्टरीज हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो अगर हम cd लिखते हैं, cd और टैब दबाते हैं तो ये सेक्शन का ऑटोमेटिकली ये सजेशन दे रहा है कि सेक्शन नाम से आपके पास एक फोल्डर है, लेकिन सीधा सेक्शन के नाम से नहीं है, सेक्शन 1 या सेक्शन 2 है। तो मैं मान लो सेक्शन 1 अगर करके एंटर मार देता हूं तो मैं सेक्शन 1 फोल्डर के अंदर चला गया हूं। अब यहाँ पर ये हमारा दिखा रहा है कि ये सेक्शन 1 फोल्डर के अंदर आप हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें सेक्शन 2 के अंदर एक ही बार में, अभी हम सेक्शन 1 के अंदर हैं, जैसे हम यहाँ पे मैं अगर सेक्शन 1 के अंदर आ जाऊं, अब मुझे सेक्शन 2 के अंदर जाना है तो मुझे एक बार पेरेंट में जाना पड़ेगा, फिर सेक्शन 2 के अंदर जाना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे? हम // कर देंगे, हम पेरेंट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब
मतलब अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब आएंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली, जैसे ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, हम पेरेंट फोल्डर के अंदर आ गए हैं, लेकिन हम एग्जीक्यूट किए बिना भी, जैसे अभी मैं सेक्शन 1 के अंदर अगर चला जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं .. और फिर इसके बाद अगर हम सेक्शन टाइप करते हैं तो सेक्शन 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये सेक्शन 1 से सीधा जंप करके सेक्शन 2 में चला जाएगा। Node.js वाले फोल्डर में जाने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो ये देखो यहाँ पे सेक्शन 2 में सीधा चला गया है। तो इस तरह से हम चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं, डायरेक्टरी में आगे पीछे जा सकते हैं। और हम एक बार पीछे जाते जाते देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। .. ये मैं ऐसे करता जाता हूँ। ये देखो ये क्या चीज है, ये केवल टिल्डा ये लिख के आ गया। और मैं ऊपर जाता हूँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये देखो मैं और भी पीछे चला गया हूँ। अब ये देखो सी, ये स्लैश, ये देखो अब कहीं नहीं जा रहा है। जब ये स्लैश पे पहुंच गया तब ये कहीं नहीं जा रहा है। तो स्लैश क्या होता है, हमारी रूट डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी क्या होती है, यहाँ पे अगर हम इधर आ जाएं और सी ड्राइव में आ जाएं तो ये एक तरह से रूट डायरेक्टरी है। ये मतलब ये चीज हमारी रूट डायरेक्टरी है, जिसके अंदर हमारे सारे, जैसे अगर यहाँ पे डी ड्राइव होता तो ये भी यहाँ पे दिखता, लेकिन ये एक तरह से हमारी रूट डायरेक्टरी है। यहाँ पे सबसे टॉप लेवल पे हम आ गए हैं, एकदम पेरेंट, ये सबसे बड़ा पेरेंट है, इसका पेरेंट कुछ भी नहीं है। अब इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते हैं, ये एरर नहीं दे रहा है लेकिन इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कुछ अलग सा चीज है। तो ये होती है हमारी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको आके दिखाता हूँ। होम डायरेक्टरी, यहाँ पे जब हम अपना सी वाला जो सेक्शन है वो ओपन करते हैं, यहाँ पर यूजर्स होता है। ऐसे ही विंडोज तो हम अभी ऑलरेडी देख रहे हैं, ऐसे ही लिनक्स और मैक में भी होता है, वहां पे भी यूजर्स की डायरेक्टरी होती है। कहाँ होती है आप खुद से देख लेना। Ctrl+Shift+H या Command+Shift+H दबाएंगे तो मैक के अंदर सीधा होम डायरेक्टरी के अंदर आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूजर के लिए, अभी जो करंट यूजर है हमारा, उसके लिए जो अनुरा नाम की डायरेक्टरी है, ये करंट डायरेक्टरी है, करंट नहीं, होम डायरेक्टरी है। अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर अभी मान लो हम यहाँ पे हैं स्लैश में, स्लैश यानी कि रूट डायरेक्टरी, ये एकदम से रूट लेवल में है। लेकिन अगर हमें सीधा होम डायरेक्टरी में जाना है, हम कहीं भी हों, हम cd और फिर टिल्डे और स्लैश ये कर सकते हैं, हम सीधा होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। हम कैसे पता करेंगे कि ये होम डायरेक्टरी है, ये वही अनुराग वाली डायरेक्टरी है, ये अनुरा वाली डायरेक्टरी है? तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे ls कमांड। हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड जो कि है ls कमांड। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ls, अभी मैं इसी वाले फोल्डर में हूं जिस फोल्डर में मैं लास्ट वीडियो में था, जो कि टिल्डा से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखो ये क्या आ गया, तो ये है कंटेंट्स। ls का मतलब होता है लिस्ट करना। तो इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा लिस्ट हो गया। यहाँ पे ऐप डेटा नाम का फोल्डर है, कॉन्टैक्ट है, कुकीज है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोडेड एप्स नाम का फोल्डर है। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये देखो ऐप डेटा, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोडेड एप्स और फिर डाउनलोड्स, ये सारे फोल्डर्स देखो जो यहाँ पे फोल्डर्स हैं, सारे फोल्डर्स एक तरफ से आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फेवरेट, लर्निंग लोकली, ये देखो फेवरेट्स, लर्निंग लोकली, लिंक्स, फिर उसके बाद क्या है, ये आपको एक स्ट्रिंग के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक सिंबॉलिक लिंक है। ये यहाँ पे ये ऐट के सिंबल के साथ आपको मिल जाएगा। अब सिंबॉलिक लिंक क्या होता है, क्या काम होता है इसका, ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियो में देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम और परमिशंस जब पढ़ेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि ये सिंबॉलिक लिंक्स क्या होते हैं। और ये जो सिंबॉलिक लिंक्स होते हैं ये हमारे इस फोल्डर के अंदर नहीं दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिंक्स के बाद यहाँ पे दिख रहा है लोकल सेटिंग्स, लेकिन यहाँ पे हमारा सीधा म्यूजिक है। तो सिंबॉलिक लिंक्स जब भी आपको यहाँ पे दिखे, जब भी आपको ऐड सिंबल जैसा दिखे, तो आप समझ जाना है कि ये एक सिंबॉलिक लिंक है। जैसे कुकी, यहाँ पे कुकी का है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट के बाद कुकीज है, लेकिन कुकी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो सिंबॉलिक लिंक्स एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पर दिखती है हमारे टर्मिनल के अंदर।
क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका क्या काम होता है, ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो में नहीं, उस वाले सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर वही सारी फाइल्स हैं जो कि हमारे इस अनुराग वाले फोल्डर के अंदर है, जो कि हमारा होम फोल्डर है। तो यही होता है हमारा होम फोल्डर। और यहाँ पे किसी भी फोल्डर का, जैसे अभी मैं इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करूं, मैंने टर्मिनल पूरा का पूरा क्लोज कर दिया है। जो दोबारा से हम ओपन करते हैं तो उसी फोल्डर में ओपन होता है जहां पर हमारा VS कोड ओपन हुआ है। तो VS कोड हमारा इस फोल्डर के अंदर है, तो वहीं पे ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ls करते हैं तो यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं वो लिख के आ जाएंगी। अगर हमें यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल देखनी है इसकी, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे कोई हिडन फाइल होती, जैसे मैं .vs कोड ऐसा कुछ लिख देता हूँ, या .abc लिख देता हूँ, तो ये ABC इसका आइकन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, मुझे पता नहीं किस चीज का आइकन है। तो .abc नाम से एक फाइल बना दी हमने। अभी अगर हम ls करते हैं तो केवल 2 ही फाइल दिख रही है, हमें ये वाली फाइल नहीं दिख रही है। तो वो देखने के लिए हमें ls-a करना पड़ेगा। a यानी कि ऑल, सभी फाइल्स। तो यहाँ पर हमें ये ABC वाली फाइल दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, .// और ./ ये क्या चीज है, ये तो हमारे इस फोल्डर के अंदर है नहीं। तो ये कोई फाइल नहीं है, ये बस केवल डायरेक्टरी बता रहा है कि ये हमारी करंट डायरेक्टरी है और ये हमारी करंट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी है। अगर हम इस पे कंट्रोल क्लिक करें तो ये देखो हमारा VS कोड सेक्शन फोल्डर के अंदर खुल गया, यानी कि इसकी पेरेंट डायरेक्टरी जो थी, ये पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको कंट्रोल क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं, मतलब सीधा यहीं पे फोकस होके आ जा रहा है कि ये ऑलरेडी डायरेक्टरी खुली है। तो इस तरह से हम सारी कमांड्स को देख सकते हैं। और भी एक कमांड होती है ls-la। अगर LA कर देते हैं तो ये कुछ अलग सा आ रहा है। अब ये फाइल की परमिशंस हैं, अब इनका क्या मतलब है, इसका क्या काम होता है, ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम सिंबॉलिक लिंक भी देखेंगे और ये भी देखेंगे ये परमिशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ये सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे। तो बस ls कमांड का यूज करके जो भी हमारी डायरेक्टरी का कंटेंट है उसको हम अपने टर्मिनल में प्रिंट करवा के देख सकते हैं। और ये भी कमांड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जब भी भूल जाना आप बस सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, ChatGPT से पूछ लेना, आपको दोबारा याद आ जाएगा। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम देखते हैं क्या देखना है हमें। लिस्ट वाला देख लिया, ये वाला कमांड देख लिया, अब हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, मूव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और रीनेम कैसे करते हैं। यहाँ पे रीनेम मैंने नहीं लिखा है लेकिन वो भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कमांड लाइन का यूज करके कैसे हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, फाइल्स के अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं, फाइल्स को मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फाइल्स को क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है हमारे पास वो होती है टच कमांड। टच, बस टच लिखना है और मान लो मैं index.html लिखना है, तो index.html लिख के अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो हमारी HTML फाइल क्रिएट हो गई है। अभी अगर मुझे मान लो CSS फाइल क्रिएट करनी है, अभी मान लो CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल दोनों क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे style.css लिखूंगा और मान लो कि मुझे app.js नाम की फाइल क्रिएट करनी है और कोई फाइल क्रिएट करनी है, मान लो test.txt। ये 3 फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं तीनों का नाम दूंगा, ये देखो तीनों फाइल app.js, style.css और test.txt, ये तीनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम कुछ टच कमांड का यूज करके फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम डायरेक्टरी का यूज करके मतलब टच कमांड का यूज करके हम केवल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे सोर्स नाम से, src नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो ये डायरेक्टरी नहीं क्रिएट होगा, एक फाइल ही क्रिएट कर देगा। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंशन का नाम नहीं दिया, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हमें डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर क्रिएट करना है तो हमें यूज करना होगा mk यानी कि मेक, dir यानी कि डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी कमांड यूज करना होगा और यहाँ पे हमें देना है src, तो ये दे देंगे तो हमारा सोर्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो गया। अगर हमें मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने, जैसे कि source 1, source 2, तो इस तरह से हम मल्टीपल फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम टच कमांड के साथ मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते थे, वैसे मल्टीपल फोल्डर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम फाइल्स और डायरेक्टरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
अब मुझे अगर कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे इस app.js फाइल को हमें सोर्स के अंदर कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम कॉपी कमांड यूज करेंगे, cp app.js। अब यहाँ पर जो हम डालते हैं ये पाथ होता है कि किस पाथ से हमें किस पाथ पे कॉपी करना है। तो app.js ये हमारा करंट, जो हम कुछ नहीं डालते हैं तो जो भी हमारा करंट पाथ है, ये हमारा करंट पाथ है, वो यहाँ से उठा लेगा और यहाँ पे आगे ऐड कर देगा, यहाँ पे इसके पहले। तो ये पूरा पाथ हो जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पाथ क्या हो जाएगा, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इतना पाथ उसमें app.js ऐड हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं cp app.js, तो ये app.js का पूरा पाथ है। और कहाँ पे हमें मूव करना है? src में। src में अगर हमें मूव करना है तो हम ये देके एंटर कर देंगे। तो ये मूव नहीं किया हमने, कॉपी किया है। यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर भी आ गया होगा, ये देखो। इसको एक बार ओपन करके रखते हैं और कोई दूसरा फाइल मूव करते हैं। यहाँ पे मूव नहीं, मैं बार बार मूव बोल रहा हूँ, हमें कॉपी करना है। जैसे script.js, ये करके अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखो script.js यहाँ से कॉपी होकर यहाँ चला गया। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तो ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर सकते हैं, या सीधा Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। हमारा ये क्या बोलते हैं, VS कोड है। लेकिन जब आप रिमोट सर्वर पर अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे ना, तो वहां पे आपको राइट क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहां पे आपको इसी का चेहरा दिखेगा, बस यही है, जो भी करना है इसी में कर लो। तो इसीलिए आप सीख रहे हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे आप बैठे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, तो और अगर आपकी आदत पड़ जाती है ये यूज करने की टर्मिनल, तो फिर ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ही एफिशिएंट आपको बना देगा, बहुत ही प्रो डेवलपर बना देगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इससे की जा सकती हैं, हम इसी वीडियो में देखेंगे। हम केवल टर्मिनल से कर सकते हैं, यहाँ से तो यूआई से तो कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे कि हमने कॉपी कर लिया है, हमने क्रिएट करना सीख लिया है, मूव करना भी हम सीखेंगे। चलो मूव करना भी सीख लेते हैं, अभी सीख लेते हैं। कैसे? मैं अभी ये सारी फाइल्स डिलीट कर देता हूं इसके अंदर से, और मैं इन फाइल्स को मूव करवाऊंगा सोर्स के अंदर। मूव के लिए हम मूव कमांड का यूज करते हैं, mv, ये है कमांड का नाम। बस ये मूव हो गई, script.js यहां से हटके वहां चली गई। ऐसे ही app.js को कर सकते हैं, या अभी कोई दूसरी फाइल करते हैं यहाँ पे, style.css। style.css थोड़ा सा टाइप करके अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फुल नेम रख देगा। तो देखो style.css यहाँ चली गई। अगर आपको यहाँ पे सोर्स के अंदर नहीं कॉपी करना, सीधा डेस्कटॉप के अंदर कॉपी करना है, यहाँ से हटके सीधा डेस्कटॉप पे जाए, तो फॉर एग्जांपल ये test.txt हमें डेस्कटॉप के ऊपर लेके आना है यहाँ पर। तो हम डेस्कटॉप का पहले पाथ कॉपी करेंगे, हम देखेंगे कि डेस्कटॉप का पाथ क्या है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पर कॉपी पाथ का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसी फोल्डर का पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज पाथ, और उसमें से ये वेब हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डेस्कटॉप का पाथ मिल जाएगा। तो ये style.css तो यहाँ से जा चुकी है। हमें कोई दूसरी फाइल, मान लो test.txt फाइल को डेस्कटॉप पे लेके जाना है। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप का पाथ पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ये सीधा डबल कोट्स में यहाँ पे है, ये पेस्ट करके अगर हम एंटर करते हैं, यहाँ पे ये डेस्कटॉप का पाथ नहीं है, ये डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है उसका पाथ है, यहाँ से हमें ये चीज हटा देनी है, डेस्कटॉप तक ही रखना है। ये करके एंटर प्रेस करते हैं, ये देखो ये फाइल यहाँ से गई और यहाँ आ गई। तो कुछ इस तरह से हम मूव कर सकते हैं फाइल्स को। अगर हमें रीनेम करना है फाइल को, हम रीनेम कैसे कर सकते हैं? रीनेम के लिए भी हम ये मूव कमांड ही यूज करते हैं। रीनेम के लिए भी सेम कमांड यूज होती है, बस हमें नए पाथ की जगह पे नए फाइल का नेम देना होता है, और हम फाइल का नेम भी दे सकते हैं और पाथ भी दे सकते हैं। चलो अभी मैं app.js को रीनेम करके दिखाता हूं, app.js, इसको रीनेम करके हमें करना है server.js, ये कर दिया। तो ये जो app.js थी वो ऐप हो गई और server.js बन गई है। इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, console log hi, ये लिख देता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, इसको जो server.js बन चुका है, इसको मैं डेस्कटॉप पर मूव करूंगा, उसके साथ साथ इसका नाम भी चेंज करके कुछ और कर दूंगा। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मूव करता हूं इसको, यहाँ पर डेस्कटॉप /
और इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे, index.js, index.js। ये देखिए एंटर अगर मैं प्रेस करूं और इसको मैं छोटा कर देता हूं आपको डेस्कटॉप पे दिखाने के लिए कि ये डेस्कटॉप पे क्रिएट होगा, तुरंत ही हमें दिखेगा। इसको बंद कर देता हूं। तो यहां पर अगर मैं प्रेस करता हूं एंटर, ये अभी मैं प्रेस करूंगा तो यहां से हमारे, चलो ये भी ओपन कर ही लेते हैं, जो हमारा यहां से है server.js गायब हो जाएगा और यहां पर index.js अपीयर होगा। तो ये रीनेम और मूव एक ही बार में होगा। ये देखो वहां से server.js गायब हुआ, यहाँ पे index.js अपीयर हो गया। अब ये चीज आप UI का यूज करके नहीं कर सकते हैं, वहां पर सीधा मूव का ऑप्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें क्या करेंगे ऐसा, तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है, अगर जरूरत पड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं। मूव भी करना हो, रिनेम भी करना हो तो एक ही बार में हम कर सकते हैं। तो ये सारी फाइल्स मैंने मूव कर दी, डिलीट कर दी, और अगर हम यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं तो ये दोबारा से वापस नहीं आता है। यहाँ पे अगर हमने इसका यूज करके इधर उधर मूव किया होता तो ये वापस आ जाता है। जब हम कमांड लाइन का यूज करके मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो परमानेंट डिलीट होता है, और परमानेंट मूव होता है वो Ctrl+Z से वापस नहीं आता है। तो हमने मूव करना भी सीख लिया, रिनेम करना भी सीख लिया। अब क्या बाकी है, यहाँ पर डिलीट करना बाकी है। चलो डिलीट करना सीखते हैं। फाइल्स और डायरेक्टरीज दोनों को, फाइल्स अलग तरह से डिलीट होती हैं, जैसे फाइल्स को हम अलग तरह से क्रिएट करते हैं वैसे ही फाइल्स अलग तरह से डिलीट भी होती हैं। तो अभी एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, या जो डेस्कटॉप पे क्रिएट करी थी हमने फाइल, उसी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसको छोटा करके डेस्कटॉप वाली फाइल यहां पर डाल लेते हैं ताकि डिलीट करने के लिए कुछ फाइल रहे। अब हम डिलीट करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, rm कमांड। rm मतलब रिमूव, तो रिमूव index.js, ये करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी index.js गई। अब वो आएगी नहीं। अगर आप Ctrl+Z करेंगे तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि आप index.js को इंपोर्ट कर लीजिए, लेकिन इंपोर्ट यानी कि रिकवर कर लीजिए, लेकिन ये रिकवर नहीं होगा। यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है कि इसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप नॉर्मली इस तरह से डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है, ये index.html रिसाइकिल बिन में गया है, इसको हम Ctrl+Z से वापस ले आ सकते हैं। लेकिन जब इससे डिलीट करते हैं तो खतरनाक परमानेंट डिलीट होता है, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो एक फाइल डिलीट करना हमने सीख लिया। अगर हमें मल्टीपल फाइल्स डिलीट करनी है, जैसे कि एक और फाइल में क्रिएट कर देता हूं बस ऐसे ही, तो index.html और as.js इन दोनों को रिमूव करना है तो इन दोनों का नाम दे देंगे, दोनों फाइल्स रिमूव हो जाएंगी। अभी अगर मुझे सोर्स डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो मैं अगर करता हूं rm src, ये करता हूं, तो ये क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि कैन नॉट रिमूव सोर्स, इट इज अ डायरेक्टरी। बोल रहा है कि डायरेक्टरी को हम नहीं रिमूव कर सकते हैं rm का यूज करके। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए होती है रिमूव rmdir, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी कमांड। अब इसका यूज करके हम src को रिमूव करें तो ये क्या हुआ, ये फिर से एरर दे रहा है, फेल टू रिमूव src, ये src को नहीं रिमूव कर पाया, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी ये बोल रहा है। तो जो rmdir कमांड है ना, इसका यूज करके हम केवल एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि src1 src2 है ना, तो अगर हम ये करते हैं src1 तो ये रिमूव हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो इसको डिलीट करना है, src वाली इस वाली फाइल को हमें डिलीट करना है, तो इसको कैसे डिलीट करेंगे, इसके लिए हम rm कमांड ही यूज करेंगे, rm src ही करेंगे, src। ये तो हमने देख लिया था कि ये एरर देता है, ये तो डिलीट ही नहीं होता है। तो इसके साथ हमें r फ्लैग यूज करना है। r फ्लैग यानी कि रिकर्सिव फ्लैग। रिकर्सिव फ्लैग क्या होता है कि इसके रिकर्सिव का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स हों, मैं यहाँ पे और भी फोल्डर बना देता हूँ, a नाम का फोल्डर, इसके अंदर a.js,
ऐसे मैंने चलो कोई भी फाइल है, मैंने ये फाइल बना दी है, तो ये रिकर्सिवली जाके हर एक फाइल को डिलीट करेगा। मैं करके एंटर करता हूँ, ये देखो पूरा जो src फोल्डर था वो गायब हो चुका है। अब src फोल्डर ये नहीं आ सकता, चाहे आप कंट्रोल Z करें चाहे जो करें, कुछ भी नहीं आ सकता है, वो डिलीट हो चुका है। तो हम R फ्लैग का यूज करके फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्टी हो चाहे वो एम्प्टी ना हो। अगर मैं src2 भी यहाँ पे अगर डाल के एंटर प्रेस करूं तो ये src2 को भी डिलीट कर देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग rm और r इस कमांड से हम डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। हमें rmdir कमांड की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही मतलब लिमिटेड सा है कि खाली डायरेक्टरी होगी तभी डिलीट करेगा, तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अभी एक और फ्लैग होता है -f फ्लैग होता है, तो f फ्लैग अभी आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल परमिशन समझेंगे तो हम इस फ्लैग को देखेंगे कि इसका यूज क्यों होता है, क्या काम होता है। तो सही, हमने क्रिएट करना, डिलीट करना, मूव करना, रिनेम करना, कॉपी करना, ये सारी चीजें समझ ली हैं। अब हम एक बहुत ही क्रेजी सा चीज करने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करनी है, इंडेक्स या app1.js, ऐसे ही app2.js, ऐसे ही app3.js, ऐसे ही 1000 फाइल्स क्रिएट करनी है। क्रिएट करिए, पॉज करिए वीडियो को और क्रिएट करिए, देखते हैं कितना होता है। तो मैनुअली आपको अगर 1000 फाइल्स क्रिएट करनी होंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम टर्मिनल का यूज़ करके हमने देखा था कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा होता है। यहाँ पे जैसे हम ये हमने देखा था ना कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख के उसको रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर लूप मतलब एक लूप चला सकते हैं यहाँ पे। तो अब लूप कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स मुझे भी नहीं याद है, तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि हमें बैश की कमांड दो जिससे 1000 फाइल्स app1 app2 ऐसे जनरेट हो। गिव मी bash command to generate 1000 JS files named app1.js, app2.js and so on। बस ये भी हमें कमांड दे देगा, बैश की कमांड दे देगा, जिसको हम ये देखो फॉर लूप दे दिया हमें, हमने कॉपी किया और चाहे तो हम यहाँ पे रख के इसको इस फाइल को रन करें। चलो इस फाइल में रख के हम रन कर देते हैं। वैसे भी एक ही लाइन है, ये इजीली क्या बोलते हैं, इजीली यहाँ पे हम टर्मिनल में भी रन कर सकते हैं, लेकिन मैंने test.sh फाइल में रख दिया है और मैं ये फाइल्स डिलीट कर देता हूँ जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं ये। अब हमें क्या करना है, test./test कैप्स लॉक ऑन हो गया, test.sh इसको रन कर देना। ये देखो क्रिएट कर रहा है। एक बार इसको हम रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करते हैं। देखो ये क्रिएट करता जा रहा है, ये देखो कितनी फाइल्स क्रिएट कर दिया और अभी भी क्रिएट हो रही है। 500 फाइल्स हो गई हैं अभी। ये देखो अभी 1000 होगा तब ये बंद होगा, अभी ये यहाँ पे अटका पड़ा है। अभी जब 1000 फाइल्स हो जाएंगी ना, होने ही वाली होंगी, तो अभी ये एग्जिट हो जाएगा और दोबारा से हम कमांड टाइप कर पाएंगे। ये देखो एग्जिट हो गया, यानी कि हमारी 1000 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो ये देखो 1000 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ऐसा अगर आप खुद से करने जाते ये 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ 30 सेकंड लगा होगा, 15-20 सेकंड, उसी में क्रिएट हो गया। तो अब इतनी फाइल्स डिलीट करना है हमें, हम तो कंट्रोल ए करके डिलीट कर सकते हैं, ये तो ईजी है, लेकिन ये आपका टास्क है कि आपको ये कोड चेंज करना है और आपको इसको डिलीट करना है। करिए, बहुत ईजी है। बस इस टच को हम rm कर देंगे, हमें पता है rm कमांड से डिलीट होता है। फिर से हम इसको रन कर देते हैं test.sh को।
और ये सारी फाइल्स को डिलीट कर देगा। देखो ये डिलीट हो रही है सारी फाइल्स, ये ऊपर से डिलीट कर रहा है, मतलब शुरू से ये 250 तक का 300 तक डिलीट कर चुका है। तो ये डिलीट हो रही है और ये सारी फाइल्स ऐसे ही डिलीट हो जाएंगी। 500 तक पहुंच गया। तो ऐसे ही हम पावरफुल चीजें कर सकते हैं, किसका यूज करके, ये बैश स्क्रिप्टिंग का यूज करके। ये एक फॉर लूप है, आपको दिख रहा है ना, फॉर आई इन। अब इसका सिंटैक्स मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, उतना ज्यादा मैंने इसमें कोड नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो आप चैट जीपीटी से कोई भी कोड दे के जनरेट करवा के आप अपना काम करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने देखा होगा कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या जो कमांड लाइन है उसकी पावर क्या होती है। आप इस कमांड को सीधा यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। मैं भी ये देखो ये तो रिमूव नहीं कर पा रहा है, ये रिमूव वाली कमांड मैंने चला दी क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वही, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल चीज है ये ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमें देखना है, देख लेते हैं एक फाइल को एडिट कैसे करते हैं कमांड लाइन में। अभी तो हमने फाइल केवल क्रिएट की है, लेकिन एडिट करना हो तो हम यहाँ से कैसे एडिट कर सकते हैं, उसमें चीजें ऐड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना सर्वर डिप्लॉय करेंगे तो वहां पर आपके पास कोई VS कोड नहीं रहेगा, टर्मिनल ही रहेगा, उसी में एडिट करना है। अगर कुछ फिक्स करना है तो उसी में फिक्स करना है, या फिर हम अपने सिस्टम में फिक्स करके फिर वहां पे पुश करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल्स को कैसे एडिट करते हैं टर्मिनल के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्मिनल के अंदर फाइल्स को रीड कैसे करेंगे, और अगर हमें कुछ एडिट करना है फाइल्स के अंदर तो हम एडिट कैसे करेंगे। तो फाइल्स को रीड करना बहुत ही सिंपल है, बस हमें लिखना है कैट यानी कि बिल्ली app.js। अब कैट का मतलब यहाँ पे बिल्ली नहीं है, कैट का मतलब है कंकैटिनेट। इसका नाम इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ी अगर फाइल होती है ना तो ये एक बार में नहीं प्रिंट करता है, ये छोटा छोटा हिस्सा प्रिंट करता जाता है, उसमें कंकैटिनेट करता जाता है, उसमें ऐड करता जाता है, इसीलिए इसका नाम कैट है। और किसी भी फाइल को हमें रीड करना है तो हमें कैट और फिर उसका फाइल का नाम दे देना है बस। जैसे कि हमें टेस्ट फाइल को अगर हमें रीड करना है तो हम लिखेंगे कैट test.sh। तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा हमें दिख जाएगा। अब इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, मैंने हटा दिया था। मैं इसको अगर Ctrl+Z करके इसके अंदर का कंटेंट लेके आऊं तो ये देखो, ये हमें इसका कंटेंट दिख रहा है। तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर हमें एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, तो एडिट करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं, एक तो नैनो कमांड और दूसरी विम कमांड। तो ये दोनों केवल कमांड्स नहीं है, ये अपने आप में एक एडिटर है, और विम एडिटर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो पहले हम नैनो कमांड देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नैनो और app.js। नैनो app.js जब हम लिखेंगे तो हमारा app.js जो फाइल है ये नैनो एडिटर में खुल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, या फिर जो हमारा बैश, ये क्या बोलते हैं, टर्मिनल है, इसके साथ ऑटोमेटिकली बैश शेल के साथ ये इंस्टॉल होके आता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि मैक जो है या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों यूनिक्स पे बेस्ड हैं, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ये बैश शेल इंस्टॉल होती है और उसके अंदर हमारा ये जो नैनो टेक्स्ट एडिटर है ये इंस्टॉल होता है। अब इसमें हम यहाँ पे मान लो सेमीकोलंस लगाना था, हम भूल गए थे, हम इस सेमीकोलंस लगा देते हैं। अगर मैं कोई फंक्शन क्रिएट करना है, हम यहाँ पे फंक्शन मान लो ऐड पैरामीटर देते हैं a, b, और फिर इसको हम नॉर्मल जैसे टेक्स्ट एडिटर में एडिट करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टैब दबाया है और इतना ज्यादा स्पेस हो गया, और फिर हम यहाँ पे console log CLG में लिख रहा हूँ, मेरी आदत है। यहाँ पे मैं लिखूंगा console, यहाँ पे CLG नहीं काम करेगा, वो VS कोड का एक्सटेंशन है। console log a + b।